दोस्तों, मराठा साम्राज्य के पेशवा श्रीमंत बाजीराव ने मुगलों के दक्खन के सूबेदार निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खान असफ जहाँ को बड़ी जबरदस्त शिकस्त साल 1728 की पालखेड़ की लड़ाई में दी थी। उस वक्त बाजीराव की उम्र केवल 27 सालों की थी और उनके पास कम हथियार, कम फौज और बहुत ही कम खजाना था। उनकी तुलना में बाजीराव के शत्रु निजाम के पास जबरदस्त तोपखाना, बेशकीमती खजाना, लड़ाई का बड़ा लंबा तजुर्बा और बाजीराव के सैन्य संख्या से दुगने से भी ज्यादा का सैन्य था। लेकिन 57-58 साल के निजाम को बाजीराव ने केवल अपनी बुद्धिमान तेज तर्रार सैन्य चालों से खुद का बिल्कुल कम नुकसान कर और निजाम का बहुत ज्यादा नुकसान कर उसे बुरी तरह से हरा दिया था। दुनिया भर के सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इस पालखेड़ की लड़ाई को मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कहते हैं और इसका उदाहरण आज भी मिलिट्री अधिकारियों को सिखाया जाता है। निजाम को बाजीराव के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था और बाजीराव के मुताबिक मराठा साम्राज्य के अनुकूल सारे समझौतों को अपनी मंजूरी देने पर उसे राजी होना पड़ा था। अब इस समझौते को अंतिम रूप देकर उस पर अपनी मुहर लगाने के लिए सातारा के छत्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर पेशवा बाजीराव और निजाम उल मुल्क की आमने सामने प्रत्यक्ष मुलाकात होना जरूरी था। अपने से आधे से भी कम उम्र के बाजीराव के सामने जाने में निजाम उल मुल्क को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो फिर उसने बाजीराव को ही उसके सैन्य छावनी के पास आकर मिलने की विनती की थी। तब बाजीराव के सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी थी कि पराभव से चिढ़ा हुआ निजाम उन्हें मिलने के बहाने बुलाकर दगाबाजी भी कर सकता है, धोखाधड़ी भी कर सकता है। लेकिन फिर भी बाजीराव ने यह जोखिम मोल लेने का निर्णय कर लिया था। दोनों के वकीलों ने आपस में बातचीत कर मुलाकात का ठिकाना, मुलाकात का समय और शर्तें निश्चित कर ली थी। 6 मार्च 1728 के दिन औरंगाबाद शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर रहे मुंगी पैठन नाम के गांव में मुलाकात का होना तय हुआ था। मुंगी पैठन नाम के उस गांव में दोनों की मुलाकात के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान शामियाना भी तैयार करने का काम जोरों शोरों से शुरू हुआ था और तभी निजाम उल मुल्क की बेगमों ने और उसके जनान खाने की कनीजों ने यह जिद पकड़ ली कि वह सारी पेशवा बाजीराव के सुंदर मर्दाना रूप को देखना चाहती है। वह बाजीराव की बस एक झलक भर पाना चाहती है। दोस्तों, उस वक्त बाजीराव के सुंदर मर्दाना रूप और उनकी बहादुरी की चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से चल रही थी और महिला वर्ग में बाजीराव तो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और सारी महिलाओं को बाजीराव के बारे में एक अजीब तरह का आकर्षण था। जहां से भी पेशवा बाजीराव गुजरते थे उस जगह की सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उनकी केवल एक झलक पाने के लिए बहुत ज्यादा तरसती थी। छज्जे पर, खिड़कियों में जहां मिले वहां उन्हें छिप कर देखने पर तरसती थी। निजाम उल मुल्क की 5 बेगम थी। सैयद उन्नीसा बेगम, साहेब बेगम, उम्दा बेगम, मेहर बानो बेगम और जोहराबाई बेगम, ऐसे उनके नाम थे। इसके अलावा भी निजाम के हरम में उसकी कई सारी कनीजें भी थी। निजाम उल मुल्क की 5 की 5 बेगम और उसकी सारी पसंदीदा कनीजे यानी रखिलिया इस जिद पर अड़ गए थे कि वह बाजीराव और निजाम के मुलाकात के वक्त उस शामियाने में उपस्थित रहना चाहेगी। चिलमन के पर्दे के पीछे रहकर वह चुपचाप बाजीराव को देखती और ताकती रहेगी, किसी बुत की तरह बिल्कुल शांत रहेगी। हम सबकी उपस्थिति से आपकी मुलाकात में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जब निजाम ने इस बात से इनकार कर दिया तो वह सारी महिलाएं भी अपनी जिद पर ज्यादा अड़ गई और वह रूठ गई और यहाँ तक कि उन्होंने अपना खान पान भी छोड़ दिया था। तो फिर मजबूरन निजाम उल मुल्क ने बाजीराव से उनकी उपस्थिति के लिए इजाजत मांगी। वैसे पेशवा बाजीराव को यह कोई नया अनुभव नहीं था, उन्होंने भी खुशी से इस बात को मंजूरी दे दी।
और निजाम की सारी बेगमें और कनीजें बेहद ही खुश हो गई थी। निजाम उल मुल्क की सेना की मुख्य छावनी मुंगी पैठन गांव के नजदीक ही पड़ी थी और बाजीराव की मराठा सेना की छावनी भी वहां से थोड़ी ही दूर रहे खराड़ी नाम के एक गांव में पड़ी थी। बाजीराव और निजाम उल मुल्क मुंगी पैठन के शामियाने तक केवल 5000 घुड़सवार लेके आएंगे। शामियाने से 200 गज की दूरी पर बाजीराव के 5000 घुड़सवार पश्चिम दिशा की ओर रुकेंगे और शामियाने से 200 गज की दूरी पर पूर्व दिशा में आकर निजाम उल मुल्क के 5000 घुड़सवार आकर रुक जाएंगे। केवल अपने 5 चुनिंदा अंगरक्षक, वकील, कारकुन और मुंशी को लेकर बाजीराव और निजाम उल मुल्क एक दूसरे से मुलाकात के लिए शामियाने में आएंगे, ऐसा तय हुआ था। जब लंबे कदकाठी के और मजबूत शरीर गोरे रंग के बाजीराव शामियाने में निजाम उल मुल्क के साथ पधारे तो बाजीराव का दैवी सौंदर्य देखकर तो निजाम की सारी बेगमें और कनीजें बिल्कुल मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। पलकों को झपके बिना वह सारा वक्त बाजीराव को ही ताकती रही थी। जब बाजीराव ने चिलमन के पर्दे आड़ रही उन महिलाओं को देखा तब बाजीराव उन सब की तरफ देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराए और उन्होंने उन सारी महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए आदरपूर्वक झुककर उन्हें सलाम किया। दोस्तों, उस दिन वह सारी महिलाएं सुंदर और कीमती आभूषण पहनकर और बड़ी सज धज कर वहां पर आई हुई थी। महंगा इत्र उन्होंने लगा रखा था। आज वह बाजीराव के लिए जितना सजी थी वह शायद निजाम के लिए भी कभी सजी सवारी नहीं थी। बाजीराव का मदन जैसा दैवी सौंदर्य, उनकी अदा और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान पूर्वक व्यवहार देखकर उन्होंने बाजीराव पर खुश होकर फूलों की और सुगंधी इत्रों की वर्षा कर दी। बाजीराव ने भी इस महिलाओं के इस स्वागत का बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया था और निजाम यह सब देखकर बिल्कुल जल रहा था। बाजीराव ने किया हुआ यह उसका दूसरा पराभव था। जब दोनों की तरफ से राजनीतिक समझौते के कागज पर मुहरें लग गई, मराठा और निजाम उल मुल्क के बीच में रहे समझौते को अंतिम रूप जब दे दिया गया तो बाजीराव और निजाम उल मुल्क दोनों भी आपस में अनौपचारिक तौर पर बातें कर रहे थे। उस वक्त निजाम को बाजीराव का मजाक करने की सूझी। उसने कहा, पेशवा साहब, आपने हमारे गुट में आकर और हम पर भरोसा कर कर कोई गलती तो नहीं की ना? हम आपसे धोखाधड़ी दगाबाजी करेंगे यह आपको सूझा भी नहीं क्या? अब आप बताइए, मैं अगर आपको धोखे से गिरफ्तार कर लूं, कैद कर लूं, तो आपको बचाने यहाँ पर कौन आएगा? आपके सारे जांबाज सरदार होलकर, सिंधिया और पवार यहाँ पर तो नहीं है। निजाम उल मुल्क को यह लगा था कि इस बात पर बाजीराव चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाजीराव बिल्कुल शांत थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़ी शांति से कहा, नवाब साहब, हम हर जगह पर अपनी तलवार पर भरोसा रखकर जाते हैं। आप हमें गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन इस गुस्ताखी का अंजाम आपको ही बड़ी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और बाजीराव ने इशारा किया। उनके इशारे पर उनके पांचों अंगरक्षक अपनी तलवारों को निकालकर बाजीराव के सर पर तलवारों से छत्र बनाकर इर्द गिर्द खड़े रहे थे। बाजीराव ने कहा, यह देखो नवाब साहब, हमारी दाईं ओर है सूबेदार मल्हार राव होलकर, बाई तरफ है ये राणोजी राजे सिंधिया और ये रहे उदाजी आनंदराव और तुकोजी पवार। जहां हम वहां हमारे सरदार। पूरे भारत में दहशत फैलाने वाले इतने बड़े सरदार सिंधिया, होलकर और पवार बिल्कुल सादे वेश में बाजीराव के साथ अंगरक्षक के तौर पर आए थे। यह जानकर निजाम को बड़ी हैरानी हुई। बाजीराव मुस्कुरा रहे थे और निजाम अब डरकर कांप रहा था। बाजीराव ने निजाम से कहा, नवाब साहब, आपसे हम यह विनती करेंगे कि जरा बाहर चलिए। इस शामियाने के बाहर चलकर बाहर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। निजाम बड़ा परेशान और हैरान हुआ था। फिर बाजीराव उन्हें बाहर लेकर गए और चारों तरफ दिखाया। चारों दिशाओं में दूर पर मराठाओं के भगवे परचम लहराते हुए दिख रहे थे। बाजीराव ने कहा, नवाब साहब, हमारी 50,000 की मराठा सेना ने आपको कुछ भी न बताते हुए आपके नजरों से छुपकर आपके सैन्य छावनी को चारों तरफ से बिल्कुल पक्के तौर पर घेर कर रखा है। अब हमारे केवल एक इशारे पर
इतना जबरदस्त हमला आपकी फौज पर होगा कि आपकी फौज को ना तो संवरने का मौका मिलेगा, ना तो लड़ने का मौका मिलेगा और ना ही भागने का रास्ता मिलेगा। आपकी सारी की सारी फौज हमारे फौज के आगे बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट दी जाएगी। बाजीराव की यह बात सुनकर निजाम उल मुल्क पसीने से तरबतर हो गया था। डर के मारे उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था, थरथरा रहा था। निजाम उल मुल्क को बाजीराव अब किसी जहन्नुम के जल्लाद की तौर पर नजर आ रहे थे। लेकिन बाजीराव यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने निजाम को और एक आश्चर्य का धक्का दिया। वह बोले, नवाब साहब, असली मजा तो अभी बाकी है। और उन्होंने फिर एक बार इशारा किया तो फिर उस आलीशान शामियाने में पानी बांटने का काम करने वाले, खाना बनाने वाले, सामान ढोने वाले इत्यादि छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने छिपाए हुए हथियार निकाल लिए और चारों तरफ से निजाम को घेर कर खड़े हो गए। वह सारे मराठा जासूस ही थे जो अलग अलग भेष बनाकर पहले कई दिनों से वहां पर मौजूद थे। अब निजाम उल मुल्क को चक्कर आ रहे थे। उसे अब यह लग रहा था कि उसकी कहानी अब खत्म। बाजीराव के साथ हंसी मजाक उसे बड़ा महंगा पड़ गया था। निजाम उल मुल्क हड़बड़ाकर लगभग रोने के स्वर में कहने लगा, पेशवा साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए। पेशवा साहब बाजीराव, हम तो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं और उसी रिश्ते से हम आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आप तो बेवजह बिल्कुल संजीदा हो गए। कुछ गुस्ताखी हो गई होगी तो माफ कीजिएगा। इस पर बाजीराव ने कहा, नवाब साहब, आप भी परेशान मत होना। हमारे मन में आपके प्रति कोई भी खोट नहीं है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें सावधानी तो बरतनी पड़ती ही है ना। और नवाब साहब, आइंदा मराठाओं से मजाक करने से पहले जरा सोच लीजिएगा, वरना मजाक मजाक में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इसके बाद बाजीराव मुस्कुराकर बोले, चलिए नवाब साहब, हमारा काम हो गया है, अब हम निकलते हैं। हमें इतने रुखसत लगाइएगा और जाने की इजाजत दीजिए। और फिर बाजीराव वहां से निकल गए। पसीने से तरबतर हुआ निजाम उल मुल्क वापस जाते हुए शानदार बाजीराव को देख ही रहा था। जब निजाम उल मुल्क शामियाने में वापस आया तो वहां की सारी महिलाएं अपने छाती पर हाथ मारकर बाजीराव के सुंदर रूप को याद करते हुए हाय दैया कर रही थी। यही नहीं, एक दूजे के कान में कुछ फुसलाकर खिलखिलाकर हंस भी रही थी। जब उन बेगमों ने और कनीजों ने यह देखा कि निजाम उल मुल्क के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया है और वह पसीने से तरबतर होकर डर के मारे कांप रहा है, निजाम उल मुल्क की पूरी तरह से फट गई है, तो निजाम उल मुल्क को देखकर वह सारी महिलाएं जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी थी।